हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल। आई होप आप सभी ठीक होंगे और आपकी स्टडीज़ बहुत ज़्यादा अच्छी चल रही होंगी। आज एक वीडियो पे कमेंट था कि शॉर्ट नोट्स कैसे बनाएं सो दैट मिनिमम टाइम रिवीजन हो सके। तो जी आकाश गुप्ता जी, ये आप ही के लिए है। तो मैं आपको बताना चाहती हूँ, अगर आपको अच्छा लगे तो आप ये टेक्निक फॉलो कर सकते हो, बाकी आपकी इच्छा। ठीक है, तो नोट्स बनाने के लिए सबसे पहले तो आपके पास जो नोट्स प्रॉपर हैं वो होने चाहिए आज के टाइम पे और आज के पेपर की रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग। तो मैं वो बता रही हूँ आपको। तो नोट्स आपके पास होने चाहिए और नोट्स की आपने मल्टीपल टाइम रिवीजन की हो। उसके बाद क्या है कि उसके शॉर्ट नोट्स कैसे बनाएं, आपका ये मेन क्वेश्चन था। जो उसमें वर्ड्स है ना, उसे हाईलाइट कर लीजिए कि मेन ये वर्ड्स आते हैं रिलेटेड विद द क्वेश्चन। ठीक है, हिंट क्या है, ठीक है, कैच वर्ड्स क्या है, ये सब वर्ड्स उसको हाईलाइट कीजिए। हिंट वर्ड को पकड़िए, क्वेश्चन में वो कैसे यूज हो रहे हैं वैसे ही आप अपने शॉर्ट नोट्स बनाइए। तो अब आप कहेंगे शॉर्ट नोट्स अलग से बनाएं और लॉन्ग नोट अलग से बनाएं। नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। जो आपने लॉन्ग नोट्स बनाए होंगे, देखो कॉन्सेप्ट क्लैरिटी बहुत इंपॉर्टेंट है। जो मेरे सीनियर हैं जिन्होंने JRF निकाला है फर्स्ट टाइम में, उन्होंने ही मेरे को कहा है कि ऐसा मत करियो कि बिल्कुल ही चीज़ें शॉर्ट शॉर्ट लिखने के चक्कर में तो कॉन्सेप्ट क्लैरिटी हो ही ना। तो बस मैं आपको ये बोल रही हूँ, अगर आपको फॉलो करना है तो करिए, बिल्कुल आप पे डिपेंड है कि अगर कॉन्सेप्ट क्लैरिटी नहीं है तो शॉर्ट नोट्स बनाइए या लॉन्ग नोट्स, किसी का भी कोई मतलब नहीं है। तो बेटर रहेगा कि आप जो हिंट वर्ड्स हैं, कैच वर्ड्स हैं या हाईलाइट किए हुए वर्ड्स हैं ना, उन्हें ज़्यादा से ज़्यादा पढ़िए। बाकी देखो, इतना तो हमें 3-4 बार रिवीजन करने के बाद पता चल ही जाता है कि कौन कौन सी चीज़ें इंपॉर्टेंट हैं और कौन कौन सी चीज़ें इंपॉर्टेंट नहीं है। तो शॉर्ट नोट्स एज सच ये नहीं है कि अलग से एक कॉपी बना के शॉर्ट नोट्स बनाइए। जो आपके पास नोट्स हैं, जो आपने बड़े नोट्स बनाए हैं, लेंथी नोट्स बनाए हैं, उन्हीं से रिवाइज कीजिए, हाईलाइट वगैरह कर लीजिए, वही आपके शॉर्ट नोट्स हैं या फिर हिंट वर्ड, कैच वर्ड, जो भी आप कहे वो चीज़ है। आई होप आपको आंसर मिल गया होगा। वैसे मैंने कमेंट सेक्शन में भी आपका रिप्लाई कर दिया है, बट इससे आपको और बाकी सभी को भी आंसर मिल गया होगा। और अगर किसी का कोई क्वेश्चन होगा जो मुझे आता होगा या किसी और को आता होगा तो प्लीज़ कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो। आज का दिन, आज का मंडे नाम का ही प्रोडक्टिव नहीं बल्कि काम का भी मेरे लिए तो प्रोडक्टिव होगा, क्योंकि आज का दिन मुझे संडे से भी ज़्यादा इंपॉर्टेंट बिजी लगता है। आज के दिन सारा काम जो भी है ना, पेंडिंग वर्क मेरे को करने होते हैं, यही एक रीज़न है। आज मैंने क्लास 11 ज्योग्राफी NCERT में से चैप्टर नंबर 8, 9, 10 पढ़ लिया है, डिटेल पढ़ लिया है। वीडियोस इसकी मैंने पहले देख ली थी तो इसलिए शायद ये चीज़ें मैं जल्दी कवर कर जाती हूँ। अगर आपने वीडियोस नहीं देखी, मैंने कितनी बार बताया है कि NCERT की प्लीज़ वीडियो देखिए। NCERT क्लियर होना बहुत ज़रूरी है, नॉट इवन UGC नेट एग्जामिनेशन के लिए बट और भी एग्जाम तो हमने देने हैं ना टीचिंग से रिलेटेड। अगर टीचर बनना है तो एग्जाम देने हैं तो NCERT काम आएगी, बेस अपना कर देगी स्ट्रॉन्ग। तो NCERT पढ़ लीजिए, ठीक है। और उसके बाद इंपॉर्टेंट क्या है वो सुन लीजिए। कॉम्पोजिशन ऑफ एटमॉस्फेयर ये पढ़ लिया कि इसमें एग्जैक्टली है क्या, गैसेज हैं, वाटर वेपर हैं, डस्ट पार्टिकल्स हैं, तो ये चीज़ें पढ़ी। और स्ट्रक्चर ऑफ द एटमॉस्फेयर, इसमें ये जितने भी पोजेज वगैरह है ना, ट्रोपोस्पोज, ट्रोपोस्फियर, स्ट्रेटोस्फियर, ये सब एज इट इज़ याद करनी है। मेरे को ये आती है, हायरार्की आती है, सीक्वेंस आता है, तो ये एज इट इज़ ज़रूर याद करना। और क्या होता है कि कहाँ पे टेम्परेचर कम है, टेम्परेचर ज़्यादा है, टेम्परेचर अच्छा इस लेयर में है, अगर इस फेयर में टेम्परेचर ज़्यादा है तो क्यों है, उसका रीज़न आपको पता होना चाहिए। तो NCERT में बहुत अच्छे से लिखा है, एक एक लाइन। जैसे देखो ये मैंने कैसे टिक की हुई है ना, ये लाइन, तो यहाँ पे सब अच्छे से लिखा है, बहुत ज़्यादा अच्छे से क्लियर होता है। मेरे को आप लोगों के सब्जेक्ट्स का, अदर सब्जेक्ट्स का तो नहीं पता, बट ज्योग्राफी का तो NCERT बहुत अच्छी है। और देखो जैसे मैंने हिंदी में लिखा, स्टार ट्विंकलिंग नहीं करते हैं, सिर्फ स्फेयर चेंज करते हैं, इसलिए वो हमें ट्विंकलिंग करते नजर आते हैं, ठीक है। और आप मेरे को ये बताना कि आपको जो मेरी बोलने की स्पीड है वो ज़्यादा तो नहीं लगती है, क्योंकि अगर मैं ज़्यादा तेज़ ना बोलूँ, वैसे मैं थक जाती हूँ, वैसे तेज़ बोलती हूँ, ज़्यादा तेज़ ना बोलूँ तो मेरे को ना वर्ड्स आते ही नहीं है दिमाग में। ऐसे तो मैं क्लियर बोलती हूँ, बट अगर तेज़ ना बोलूँ तो वर्ड्स नहीं आते। मेरे को तो लगता है मैं स्लो बोलती हूँ। बताना मेरे को तेज़ बोलती हूँ कि नहीं, चलो फालतू बातें बाद में। उसके बाद ये चैप्टर सोलर रेडिएशन एंड हीट बैलेंस एंड टेम्परेचर, बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है ज्योग्राफी का, क्लाइमेटोलॉजी का, इसके बिना भी गति होना संभव नहीं है। तो ये चैप्टर के एक एक वर्ड्स, ये बुक ही एक्चुअली बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो अगर कोई ज्योग्राफी का है स्टूडेंट मेरे जैसा, तो ये मेरे सीनियर ने मेरे को सजेस्ट की थी। सीनियर मेरे ट्रस्टवर्दी हैं, उन्होंने JRF निकाले हैं, उनकी बात मैं फॉलो करती हूँ, सही सजेशन बताते हैं, इसलिए तो उन्होंने कहा था कि UGC नेट के लिए NCERT तो पढ़ ही पढ़। तो इसीलिए तो जी इसमें इंपॉर्टेंट है सोलर रेडिएशन, ये वाले टॉपिक भी इंपॉर्टेंट है, ठीक है। उसके बाद ये जितना भी बताया हुआ है, ये देखो मैंने एक्स्ट्रा ही नोट्स बनाए हैं। इनकमिंग सोलर रेडिएशन कितनी आती है और आउट गोइंग कितनी है, इन दोनों का बैलेंस बराबर होना चाहिए। जितना अगर सोलर रेडिएशन आ रही है ना अर्थ पे, उतनी ही जानी चाहिए, तो ये बैलेंस होना चाहिए। और ये क्वेश्चन आता भी है UGC नेट में। नेक्स्ट हीट बजट इंपॉर्टेंट है। एल्बिडो ये इंपॉर्टेंट है। और देखो एल्बिडो क्लाउड पे कितना, एल्बिडो क्लाउड का कितना होता है, स्नोज का कितना होता है, रिफ्लेक्ट कितना करता है, एब्जॉर्ब कितना करता है, तो ये भी आने चाहिए। डार्क कलर लाइट कलर को एब्जॉर्ब करता है, अर्थ सरफेस ब्राउन, तो ये एज सच मैंने जो भी लिखा हुआ ना। कभी कभी तो ये वाले डायग्राम्स आते हैं पेपर में, तो इनको पहचाना उस टाइम टफ होता है, क्योंकि एकदम इतना प्रेशर होता है दिमाग में, नहीं पता चलता। तो मेरे सीनियर्स ने कहा था ये भी याद करके जाइयो, पढ़ के जाइयो। और ये
हीट सरप्लस, डेफिशिएंट, सोलर रेडिएशन, टेरेस्ट्रियल रेडिएशन, ये सब भी मैंने पढ़ लिया है। और ये सब जो आप सोच रहे होगे ना कि मैंने अभी लिखा है, अभी मैंने कुछ नहीं लिखा, ये मैंने पहले ही एक बार रिवाइज किया था, अभी जस्ट मैंने रिवाइज किया है। पेंसिल वाला काम अभी मैंने कुछ नहीं किया, 1-2 वर्ड्स ऐड किए होंगे, बट ऐसा इतना वाला पेंसिल वाला काम मैंने नहीं किया, तभी मैंने ये जल्दी कंप्लीट कर लिए 3 चैप्टर, ठीक है। उसके बाद ये सब चीज़ें, तो ये सब जो भी आपको दिख रहा है ना कलाकारियाँ, ये सब याद करके जाना कि कैसे कैसे ये जो लाइंस हैं, थर्मल इक्वेटर्स कैसे कैसे चेंज होते हैं, जो भी है सब ये याद करके जाना। और वो एक लाइंस आती है ना, आइसोबार, आइसोथर्म्स, आइसोहलाइन, सैलिनिटी के लिए कौन सी आइसोबार्स, कौन से क्या क्या यूज़ होते हैं, तो वो ज़रूर याद करके जाना, उसमें से भी आता है क्वेश्चन ज्योग्राफी वालों के लिए सिर्फ। एंड उसके बाद ये वाला चैप्टर एटमॉस्फेरिक सर्कुलेशन एंड वेदर सिस्टम, ये याद कर लिया। सो ये देखो, हाई प्रेशर टू लो प्रेशर क्यों चलती है, क्योंकि वैक्यूम को फिल कर सके। ऐसे ही मैंने कुछ ना कुछ कहीं ना कहीं पूरी बुक में लिखा हुआ है, छोटे छोटे पॉइंट्स, क्योंकि मेरे को है कि कुछ भी जो चीज़ है ना वो बस छूटनी नहीं चाहिए। तो बस यही देखो, ये जैसे ये फैक्टर्स वगैरह ना, अगर ये हमें फोर्सेस एक्चुअली में समझ आए ना, फ्रिक्शनल फोर्सेस, फ्रिक्शनल फोर्सेस, क्रियोलिस फोर्सेस, तो ये जो भी फोर्सेस है, प्रेशर ग्रेडियंट फोर्स, ये हमें पता होनी चाहिए, पेपर में आती हैं। पेपर में ऐसे कुछ नहीं आएगा कि एग्जैक्ट बताओ क्या है, पेपर में ये आएगा, एग्जाम्पल आएगी, फिर बताएंगे कि इनमें कौन सी फोर्स लगी है, आप बताइए कौन सी। और उस टाइम पे ना हम कंफ्यूज हो जाते हैं, क्योंकि वो बहुत सिमिलर से देते हैं। तो ज्योग्राफी में ये चीज़ें इंपॉर्टेंट है। सी ब्रीज, लैंड ब्रीज, ये भी इंपॉर्टेंट है, तो ये भी कर लेना ज्योग्राफी वाले। इसमें पता कन्फ्यूजन कहाँ पे होती है, इस पर कन्फ्यूज बंदा वहाँ पे होता है कि जो लैंड ब्रीज जो है ना, उसकी स्टेटमेंट में सी ब्रीज आ जाती है, सी ब्रीज की स्टेटमेंट में लैंड ब्रीज आ जाती है, तो हम कंफ्यूज हो जाते हैं। पर लगता हमें यह है कि आंसर सही है। तो अगर ये क्वेश्चन आए ना तो 3-4 बार चेक कर लेना। ये मेरे सीनियर्स ने कहा था, मैंने कुछ नहीं कहा, ठीक है। वैली ब्रीज, माउंटेन विंड्स, तो ये कैटाबैटिक विंड्स, तो ये सब आएंगी एंड इंपॉर्टेंट है, तो याद कर लेना, ठीक है। बाकी बस यही है, साइक्लोन्स है, इंपॉर्टेंट टॉपिक साइक्लोन्स है। साइक्लोन का ये वाला जो डायग्राम है ना, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है, तो ये भी आप कर सकते हो। बाकी ये चीज़ आज मैंने सिर्फ इतना पढ़ा ज्योग्राफी का, क्योंकि मेरा कॉलेज का काम थोड़ा बहुत नहीं, बहुत ज़्यादा रहता है, और वो मैं बहुत स्लो मोशन पे कर रही हूँ। मेरे को है कि कोई बात नहीं, पेपर जब आएंगे चाहे 1 रात 2 रात बैठ के भी कर लूँगी तो कोई प्रॉब्लम नहीं, अभी उसकी टेंशन नहीं है। बाकी ये होना चाहिए, इसकी सच में टेंशन होती है अब, तो ये होना चाहिए अब। तो आप देख सकते हो, वैसे मैंने पढ़ा भी नहीं है, बट देख के लग रहा है कि क्लाइमेट से रिलेटेड कुछ ना कुछ ये है, या उसके इफेक्ट इम्पैक्ट कुछ ना कुछ इससे रिलेटेड है। तो ये लेंदी सा पैराग्राफ है, मेरे को सॉल्व करना है। अभी मैंने सॉल्व नहीं किया, तो इसको मैं कर लेती हूँ सॉल्व। उसके बाद मैंने DI भी कर लेनी है, एंड कुछ मैं लास्ट में बताती हूँ आपको वीडियो में, तो वीडियो के लास्ट तक बनना, ठीक है। मैंने पैराग्राफ कर लिया है सॉल्व, आप देख सकते हो। और आज मैंने पेंसिल, मेरे को सच में नहीं मिल रही, और न्यू पेंसिल पता नहीं मैं क्यों नहीं लेके आ रही, या फिर मैं अपने बैग से नहीं निकाल रही। तो पैराग्राफ मैंने सॉल्व कर लिया, और पेन मैंने यूज़ कर ही लिया फाइनली, ब्लैक पेन बुक पे। तो पैराग्राफ सॉल्व हो चुका है, अब DI की बारी। सो ये वाली DI देख के मेरे को लग ही नहीं रहा सॉल्व होगी, मतलब जैसे मैं देख रही हूँ, बट सीरियसली है, जैसे मैं सोचती हूँ ना कि ये नहीं होगी, वो DI में सबसे ज़्यादा 4 या 5 क्वेश्चन, 5 के 5 सही हो जाते हैं, बट जो लगती है ना सिंपल छोटी सी है, उसमें नहीं होते। तो ये हो जाएगी सॉल्व, वो तो मैंने ऐसे ही कहा कि नहीं होगी। अब मैं सॉल्व करती हूँ, देन उसके बाद नेक्स्ट पढ़ेंगे कुछ ना कुछ। कभी कभी हम लाइफ से, इधर उधर की बातों से, घर के काम से, बाहर के काम से, अपने कॉलेज रूटीन से, अपनी पूरी लाइफ शेड्यूल से ना इतना थक जाते हैं ना कि हमें लगता है कि लाइफ में कुछ बचा ही नहीं है, अब तो कुछ कर ही नहीं सकते। या कभी कुछ एग्ज़ाम का, कोई भी एग्ज़ाम का रिजल्ट नेगेटिव आता है तो हमें लगता है कि बस लाइफ ख़त्म। पर याद रखना, उसी एक मोमेंट में, उसी एक क्षण में ना तो लाइफ ख़त्म हो रही होती है, ना तो दुनिया ख़त्म हो रही होती है, ना ही हम ख़त्म हो रहे होते हैं। रास्ता ज़िंदगी में कभी ख़त्म नहीं होता, बस हम में चलने का हौसला नहीं होता। हम खुद से ही हार मान जाते हैं कि नहीं, अब हमें चलना ही नहीं है, हमसे तो कुछ हो ही नहीं सकता। ऐसा नहीं है कि मैं कभी लाइफ में फेल नहीं हुई, या मैं यहाँ पे ज्ञान बांट रही हूँ तो मेरी लाइफ बहुत अच्छी रही होगी। मैं यहाँ पे अगर कुछ 2 बातें बोल रही हूँ ना, तो मैंने भी लाइफ में कुछ ना कुछ स्ट्रगल किया होगा। और जिस बंदे ने ज़िंदगी में रियल स्ट्रगल किया होगा ना, जिसको स्ट्रगल का एस पता होगा, सिर्फ वही बता सकता है, वही लोगों को उठा सकता है, वही बोल सकता है कि हाँ तू कर सकता है। वो कभी भी किसी को ना गिराता नहीं है, वो कभी भी ये नहीं कहता कि तू ये नहीं कर सकता, या किसी को डाउन फील कराता। वो हमेशा कहता है करो, लगे रहो, मेहनत करो, सफलता ज़रूर मिलेगी। और लाइफ में सिर्फ एक यही रास्ता थोड़ी है कि जिससे हम खुश रह सकेंगे। इतने रास्ते हैं, इतनी ऑप्शंस है, इतना कुछ करने को है लाइफ में, फिर क्यों हम एक ही चीज़ में अपनी लाइफ फाइंड आउट करते हैं। हमेशा एक चीज़ के पीछे भागते हैं, हमेशा ये सोचते हैं अगर ये मिल गई तो लाइफ बल्ले बल्ले है, अगर ये नहीं मिली तो लाइफ तो बस सैड ही है। ऐसा कभी कुछ नहीं है। एक चीज़ अगर मिल भी गई ना, तो अगर उसके साथ अगर हम खुश नहीं है ना, नॉट इवन स्टडीज़, जॉब,
कुछ रिलेशनशिप हैं, कोई भी चीज़ है लाइफ में, अगर वो मिल भी गई, खुश ही नहीं है तो क्या कर सकेंगे। सो बस लाइफ में जो काम करना है, जो काम करने का ठाना है, उसमें अपना 100% दीजिए। ऐसा मत सोचिए कि लाइफ में कोई कुछ कहेगा या हम नहीं कर सकते। भाई स्टार्ट तो कीजिए, स्टार्ट करना बहुत इंपॉर्टेंट है। एंड आज मैंने पेपर 1 में ये सारे टॉपिक्स पढ़ लिए हैं जो टिक किए हैं। अगर आप वीडियो के लास्ट तक आ गए हैं तो उसके लिए थैंक यू सो मच। सो ये बेसिकली क्लिप उन लोगों के लिए है जिनसे टाइम कतई बिल्कुल मैनेज नहीं होता। बाकी जो मेरी दूसरी वीडियोस हैं, ओल्ड वीडियोस, उसमें भी मैंने कई बार बताया है कि टाइम कैसे मैनेज करना है, कैसे छोटी छोटी चीज़ों पे हम टाइम बचा सकते हैं, अपना टाइम अच्छे से यूटिलाइज कर सकते हैं। तो बेसिकली उनके लिए है जिनको लगता है कि सिटिंग आवर्स कम है, सिटिंग कैपेसिटी हमारी कम है, हम इतना नहीं बैठ सकते, या फिर एक बार में हम 4-4 घंटे नहीं बैठ सकते। तो पहली बात ये है, 4 घंटे कोई नहीं बैठता। 4 घंटे अगर वो बैठता भी है ना, 10 मिनट का ब्रेक जरूर लेता है। 4 घंटे बैठ के भी बंदा अक जाता है। तो 4 घंटे नहीं बैठता, बैठने वाले बैठते होंगे। दोनों चीज़ें सही हो सकती हैं और नहीं भी, ठीक है। दुनिया में कुछ भी पॉसिबल हो सकता है, पहले ये एक्सेप्ट करना सीखिए। उसके बाद जी क्या है, अगर आप 4 घंटे नहीं बैठ सकते, ज़रूरी थोड़ी आज आपने 4 घंटे बैठना है। पहले 1 घंटे से बैठना स्टार्ट कीजिए, आधे घंटे से बैठना स्टार्ट कीजिए। पहले वो चीज़ फॉलो तो करिए, फॉलो करिए उस चीज़ को, फिर हैबिट में लेके आइए। फिर वो जो कैपेसिटी है ना आपकी, वो बढ़ती जाएगी डे बाय डे, ठीक है। उसके बाद जी क्या, 3 घंटे बैठना शुरू कीजिए। ऐसे ही आपकी कैपेसिटी वो बढ़ती जाएगी। वो कहते हैं ना 21 दिन में आपको किसी भी चीज़ की आदत हो जाती है। वैसे मेरे को नहीं होती, मैंने 21 दिन वाला फॉर्मूला ट्राई किया है, मेरे को आदत नहीं होती, बट वो चीज़ अप्लाई करते करते मैं विद द टाइम, हाँ, वो चीज़ मैंने सीख ली है। तो आप भी ऐसे कर सकते हैं। और ये वाली चीज़ मैंने आपको तभी बताई है जब मैंने फॉलो की है। मैं अगर इस टाइम व्लॉग बना रही हूँ या आपको ज्ञान की बातें बता रही हूँ, तो वो जस्ट इसीलिए बता रही हूँ कि वो मैं अप्लाई करती हूँ। ऐसा कुछ नहीं है कि 10 मिनट में आपको मैं ये वो सारी चीज़ें बताऊँ जो फेक है, ऐसा कुछ भी नहीं है। मेरे को ये होता है कि अगर कंटेंट भी कम है ना, कोई भी चीज़ कम है, बट ऐसी चीज़ हो कि हाँ इंसान को पता लगे कि ये चीज़ें एग्जैक्टली इसने की है, चाहे व्लॉग 3 मिनट का हो, 4 मिनट का हो, एग्जैक्टली वो चीज़ बतानी चाहिए जो हो रही हैं। उस चीज़ों को बताने का कोई मतलब नहीं बनता कि जो मैं लाइफ में कर नहीं रही। तो आजकल आपको मेरे व्लॉग्स में काम कुम घर का कम दिख रहा होगा, क्योंकि मैंने कम ही काम किया है, और किया है तो मैंने रिकॉर्ड नहीं किया। आई डोंट नो, जब से मैं थोड़ी सी बीमार थी ना 2 दिन से, उसके बाद मेरे को थोड़ा रिकॉर्ड करने का मन नहीं हुआ, बट ठीक है, अब मेरी एनर्जी फुल है। सो बैक टू द पॉइंट। अभी क्या आपको करना है कि आप आधा घंटा बैठना शुरू कीजिए पढ़ाई के साथ, ठीक है। पढ़िए, नोट्स पढ़िए, और जितना हो सके ना इंस्टाग्राम व्हाट्सअप कम से कम यूज़ करिए। मैं भी करती हूँ, ऐसा कुछ नहीं है कि नहीं करती, रील्स नहीं देखती, करती हूँ, बट उसमें ना एक लिमिट है मेरी कि बस इतना ही करना है। उसके बाद करूँगी तो दिन ख़राब हो जाएगा। और यही हमारा रीज़न है कि दिन क्यों ख़राब होता है, क्योंकि हमें पता ही नहीं लगता कब वो आधे घंटे की रील्स 1-1.5 घंटे में बदल जाती है। सो प्लीज़ अपना टाइम सेव कीजिए जितना हो सकता है, ये टाइम हमें वापस नहीं मिलेगा। सो स्टार्ट कीजिए आज से ही। अगर आपको कुछ भी इसमें अच्छा लगा तो मेरे को बता सकते हैं, अच्छे अच्छे कमेंट कर सकते हैं। बाकी विद द टाइम वीडियोस वगैरह देखिए, एंड थैंक यू सो मच। हेलो एवरीवन। सो एवरीवन, अगर आप वीडियो के एंड तक पहुंच गए हैं तो वीडियो को लाइक, कमेंट, शेयर, सब्सक्राइब करना ना भूलें। और अभी मैं जस्ट वॉइस ओवर करके हटी थी, और उस दिन मैं वॉक पे नहीं गई थी, बीमार थी ना थोड़ी बहुत, तो इसलिए वॉक पे नहीं जा रही। तो अब मैं रेगुलर रोज़ वॉक पे जाती हूँ, क्योंकि खाना डाइजेस्ट नहीं होता ऐसे, तो इसलिए शायद शूट नहीं किया होगा। तो मैंने सोचा अलग से वीडियो बना के आपको बता देती हूँ, कुछ ना कुछ ज्ञान की बातें कर लेते हैं। तो देखो टाइम बहुत कम रह चुका है हमारे एग्जाम को लेकर। अभी ऐसा होगा ना, हमें बहुत सी नेगेटिविटी अट्रैक्ट करेगी खुद की तरफ, कि आजा घूमने चलते हैं, हमारे फ्रेंड्स कि आजा घूमने चलते हैं, आजा खाने पीने चलते हैं। तो देखो अच्छे फ्रेंड्स होते हैं ना, उनको पता होता है, अगर उनको हम मना करें ना, देख मेरा पेपर है, मैं नहीं आ सकता या नहीं आ सकती, तो ऐसे कहेंगे चल कोई बात नहीं। बट जो नेगेटिव फ्रेंड्स होते हैं ना, वो कहेंगे तेरे पास तो हमारे लिए टाइम ही नहीं है, तू तो टाइम ही नहीं निकालती। मैं ना ये सब चीज़ें ना एक ऐसे फेक इन्वायरमेंट क्रिएट करने के लिए नहीं बोलती, ये सब चीज़ें एक से एक चीज़ें मेरे साथ हो चुकी हैं, तो मैं इसलिए बोलती हूँ। ऐसा नहीं है कि मेरे को किसी को ज्ञान देना है या कोई भी बात है, बट मैं सोचती हूँ कि हमारा ना टाइम प्रीशियस है, और हमारे टाइम की वैल्यू वही बंदा करता है जिसका खुद का भी टाइम प्रीशियस है, या जो हमारा सच्चे में अच्छा वाला फ्रेंड है। कुछ फ्रेंड्स ऐसे होते हैं मेरे, अब मैं बताती हूँ खुद की बात, मेरे एमए के फ्रेंड थे, वो ऐसे ट्रीट करते थे, अभी भी ऐसे ट्रीट करते हैं, अभी भी है मेरे कांटेक्ट में, और मैं किसी पर्टिकुलर बंदे का नाम नहीं ले रही, ठीक है। तो वो मेरे अभी भी कांटेक्ट में है। वो ऐसा हमेशा ट्रीट करते थे कि वो तो मेरे बड़े अच्छे दोस्त हैं, बहुत ऐसे अच्छे अच्छे दोस्त हैं, उन्होंने लाइफ में इतनी सारी एक्टिविटीज़ की, कुछ अच्छे कोर्सेज में खुद को इनरोल करवाया, मुझे कभी खबर नहीं की, और मेरी हर एक चीज़ की खबर, तू क्या कर रही है, तू कैसे कर रही है। और एक टाइम ना मेरी लाइफ में ऐसा आया कि जब मैं बीएड में एंटर हुई ना, मुझे ऐसा लगा कि वो फ्रेंड्स ही नहीं है, क्योंकि जो बंदा मेरा फ़ोन नहीं उठा रहा, जो बंदा मुझे मैसेज तब मेरे मैसेज देख रहा है जब उसको ज़रूरत है, तो वो मेरे फ्रेंड्स नहीं हो सकते। तो इसलिए मैं कहती हूँ फेक फ्रेंड से दूर रहो। और अब जो मेरे बीएड्स वाले फ्रेंड है ना, कोमल शैरी है, कोमल है, जसविंदर है, नवनीत है, लिपाक्षी है, तो ये सब बहुत ज़्यादा अच्छे हैं, काफ़ी अच्छे हैं, उन लोगों से तो काफ़ी बेटर है। तो मैं इनको बोलती हूँ कि तुम भाई तब क्यों नहीं मिले। तो अच्छे लोगों का ना लाइफ में होना बहुत ज़रूरी है। जो अच्छे लोग होंगे ना, वो हमेशा आपको अच्छी अच्छी चीज़ें करने के लिए कहेंगे कि हाँ भाई तू ये कर, कोई बात नहीं, हम कल खा लेंगे खाना। तो ये चीज़ें हैं।
अपने दोस्त सोच समझ के बनाइए। और आज की ज्ञान की बातें होगी खत्म। और नेगेटिविटी से दूर रहो, 2 महीने हैं, खुद को दो, नेगेटिविटी से तो जितना हो सकता है दूर रहो। आई होप आपको मेरी बातें अच्छी लगी होंगी, और अगर किसी को कुछ भी वर्ड नेगेटिव लगे होंगे ना, उसके लिए सॉरी, मैंने किसी पर्टिकुलर बंदे को नहीं बोला। एंड चलो ठीक है, तैयारी करते हैं अपने यूजीसी नेट की और क्रैक करते हैं बिना रिजल्ट की टेंशन के। पहले तो तैयारी पे फोकस करते हैं। चलो ठीक है, आज का ज्ञान हुआ खत्म। बाय बाय, टेक केयर गाइस, बाय।